हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, राइट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देख रहे थे। हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कैसे क्यों लाया गया था, इसके पीछे लाने का क्या कारण था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात की हमने कि ये क्यों लाया गया था। देन आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ठीक है, डिटेल से समझेंगे। बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, या मान लीजिए या कि इम्पोर्टेंट कोई बात है, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि अब हमारे एग्ज़ाम जितने भी पेंडिंग में थे उनकी डेट्स अब आने वाली हैं और भी वैकेंसीज आने वाली हैं। सो आप में से जो भी लॉकडाउन में बहुत रेस्ट किए होगे, बहुत अच्छे से आराम किए होगे, सो अब वो आराम का टाइम ख़त्म हुआ। अब लग जाओ जी जान लगा के, अब अपनी कमर कस लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही जल्द सारे कंडक्ट कराए जाएंगे। हमारे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी और बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी सभी एग्ज़ाम जो थे वो मतलब इनकी डेट जो थी पोस्टपोन्ड कर दी गई थी वो कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, लेकिन अब लॉकडाउन जब पूरी तरह से खुल चुका है तो अब क्या है कि हमारे सारे एग्ज़ाम होंगे और उनकी डेट भी जल्दी आने वाली है। आपको पता है कुछ एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, जैसे हमारे यूपीएससी का ही ले लो, और इसकी 4 अक्टूबर से पेपर मतलब डेट कंफर्म हो गई है कि 4 अक्टूबर को इसका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो अब हर एक एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो अब आप लोग बिल्कुल सोना छोड़ के सोना मतलब आई होप कि आप लोग सभी पढ़ रहे होंगे, कोई नहीं सोता ऐसे। बट बस एक वो है कि आप लोग जो भी मस्ती किए उससे अब बाहर निकलो और पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि अब हमको अपनी वैकेंसी, जो भी हमारे लिए एक वैकेंट सीट है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हमारे लिए है। ठीक है, उसको अब लेके रहना है। सो अब लग जाओ अच्छे से मेहनत करके। और एक बात कहना चाहेंगे हम कि आप लोग प्लीज़ करके जो नया कुछ मत पढ़िएगा। जितना भी आप लोग पढ़े हो उसको रिवाइज कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी कर सकते हो, क्योंकि अब ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। फालतू का आप लोग इधर-उधर पढ़ोगे, नया पढ़ोगे ना, नया लर्न रहेगा ना पुराना। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग जितना भी पुराना किए हो और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मतलब कि आप किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हो या यूपीएससी या अदर एग्जाम के लिए भी आप दे रहे हो, मैथ, रीजनिंग, जो भी हैं, उन सभी को आप लोग क्या करो कि बस पढ़ो, उसको रिवाइज करो 1 बार 2 बार, जितने बार भी कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, क्योंकि वो हमारे अब किसी काम का नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम मिले तो आप इधर-उधर देख सकते हो, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग इसको पीछे वाला का छोड़ के बस आगे-आगे का पढ़ते रहो। नया पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, हमको नया जितना पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अब रिवीजन का टाइम है और मोर देन रिवीजन करो, तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी में वैसे भी लगे होगे, और जो भी नहीं लगे हो वो अब लग जाओ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, अपने पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यहाँ पे बात करें यदि हम, तो चार्टर एक्ट 1793 का और हमारा चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है, दो एक्ट करके हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले एक और अधिनियम आया था, हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इनमें से थोड़ा सा पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्यों लाए गए थे। तो आपको पता था कि क्या हुआ कि 1773 में हमारे जो रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि कंपनी को मीन्स ब्रिटिश सरकार को आभास हो गया था कि कंपनी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें मजबूरन 1773 में एक्ट लाना पड़ा था। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए कंपनी को वह एक्ट लाना पड़ा था, जिसमें कि उस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, सॉरी गवर्नर थे, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पहले यदि गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और उसके बाद क्या हुआ था, 1773 के एक्ट में ही एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, कोलकाता में। फ्रेंड्स, पहले कोलकाता को जो अभी हम वो बोलते हैं ना, कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, पहले उसे कलकत्ता बोला जाता था। ठीक है, जब वो ये एक्ट आ रहे थे, अंग्रेज रहते थे उस टाइम पे, तत्कालीन समय में उसे कलकत्ता, और जो ये हम बोलते हैं मुंबई हो गया है, उसे पहले बम्बई बोला जाता था। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखना आप कि पहले यदि आप क्वेश्चन में, हाँ, किसी भी आपको ऐसे भी लिखते हो या मेंस आंसर राइटिंग करते हो, तो आप ये मिस्टेक मत करना कि अभी का कोलकाता लिख दो। यदि आप हिस्ट्री
लिख रहे हो तो वहाँ पे आप मुंबई नहीं लिख सकते हो, बम्बई ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बम्बई शब्द का यूज किया गया है। पहले उसे बम्बई ही नाम कहा जाता था, मतलब बम्बई, हाँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया बम्बई, हो गया मद्रास, हो गया, तो पहले इसी नाम से, ठीक है, कलकत्ता। ये देखिए आपको कहीं भी कोलकाता नहीं मिलेगा, क्योंकि कोलकाता उसका नाम अब बदल के कर दिया गया है, ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। देन उसके बाद बात करें तो इसमें क्या किया गया था कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, और देन उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, रॉबर्ट चेम्बर, ले मेस्टर और जॉन हाइट थे, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी का शासन था, तो इसमें इस एक्ट के तहत ब्रिटेन द्वारा अधिकृत राज्यों का ब्रिटिश स्वामित्व वाला पहला आधिकारिक घोषणा था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ब्रिटेन का जो भी ताज का स्वामित्व के दावे वाला पहला वैधानिक दस्तावेज या आधिकारिक घोषणा पत्र था। देन इसमें क्या किया गया था कि जो कंपनी के, मतलब कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक कार्य जितने भी थे, व्यापारिक क्रियाकलाप, वो किसे सौंप दिए गए थे, तो व्यापारिक क्रियाकलाप सौंप दिए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, यानी कि हाँ, सैनिक, असैनिक या राजस्व संबंधी, तो उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के संरक्षण में कर दिया गया था, ठीक है। तो इस एक्ट में मेन रूप से यही बातें थी। देन उसके बाद हमने एक देखा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या था कि कोलकाता को विधि बनाने की शक्ति प्रदान हो गई थी। देन आज हम बात करेंगे 1793 और 1813 का चार्टर एक्ट, क्योंकि चार्टर एक्ट 4 आए हैं, ठीक है, तो चारों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो पहले, इससे पहले भी 1784 के बाद एक 1786 में अधिनियम लाया जाता है। वो कौन सा अधिनियम है? 1786 का अधिनियम, ठीक है, 1786 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। जो क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसके अधीन थे कौन कौन से, मद्रास और बम्बई के जो अधिकारी थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि अधिनियम के द्वारा, जो 1786 का अधिनियम था, उसके द्वारा क्या किया गया था कि यदि कोई विशेष परिस्थिति आती है, ठीक है, तो परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने, जो भी वहाँ की काउंसिल बनाई गई थी, तो उसके निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का पूर्ण अधिकार उन्हें दे दिया गया था, किसको? गवर्नर जनरल को। और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी, ठीक है। तो 1786 का अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखना। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं जो कि हमारा है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहली बात क्या कही गई थी? यह एक्ट कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में 20 वर्ष की वृद्धि के लिए लाया गया था, ठीक है। कंपनी में जो व्यापारिक अधिकार थे उनको क्या किया गया था कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, कि जो भी 1 साल 2 साल के लिए करते थे उन्हें पूरा 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था व्यापारिक अधिकार को। और इसी एक्ट के तहत कंपनी के नियंत्रण मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। आपको पता, ये अंग्रेज जो थे वो हमको धीरे धीरे करके चूस रहे थे, ठीक है, लगातार नहीं चूस रहे थे इकट्ठा करके। और यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि ये दूसरी कंट्री से आए, सपोज आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो एक दिन आप पे ही शासन करने लगता है, आपके घर में आया, आपका खाना खा रहा है, आपके यहाँ रह रहा है, आपकी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, और वो बंदा आप पे ही अधिकार जमा रहा है, ठीक है। मतलब ये कितनी दुख भरी बात होगी। वैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे यहाँ आए, हमारे देश में हमारे ही ज़मीन पे रह रहे थे, यहाँ कंपनी बना रहे थे, हमारा सारा नुकसान करके अपने मन का अनाज उगवा रहे थे, जो भी वो कमर्शियल बीज उगाते थे, उसके बाद वो यहाँ से ही खाते थे, यहाँ का ही मतलब
क्या पैसा यहाँ का सारा चूस चूस के ले जा रहे थे अपने देश के लिए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके वो निकालना चाह रहे थे। अब यहाँ पे देखिए आप कि वो यहाँ आते हैं, अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसी जो 1793 का एक्ट आया, तो उसमें क्या कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि कंपनी के जो भी नियंत्रण मंडल है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1773 में बनाया गया था जिसे, तो क्या उनका वेतन जो था, इसमें 6 सदस्यीय टीम भी थी एक, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए। तो भारतीय राजस्व से इनका वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया, जो कि 1919 तक लगातार चलता रहा था, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस 1919 तक चलती रही, मतलब कि भारतीय राजस्व से ही इनको जो भी ये जो हमारे कौन थे, मतलब कि वहाँ से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे और उनकी 6 सदस्यीय जो परिषद थी, उनको भी यहाँ इसी भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाता था, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हमारा ही खाते थे और हम पे ही राज करते थे। देन उसके बाद इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने एक बात कही थी जिससे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था, ठीक है। इसे ही दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, तो दादा भाई नौरोजी जी का है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके लिए कहा था, यही कि जब क्या किया गया कि हमारे ही राजस्व से इनको धन दिया जाने लगा, मतलब कि सारा धन वो लिए जा रहे थे, तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने ये बात कही थी। देन उसके बाद हम बात करें तो 1713 का चार्टर एक्ट जो था, तो इसमें एक और बात की गई थी 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों, यानी कि लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, और तथा इसी मतलब सभी कानूनों व नियमों को, मतलब रूल रेगुलेशन की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था, ठीक है। जितने भी कानून थे वो एक लिखित विधियों का, मतलब एक लिखित विधि होनी चाहिए, जो भी हमारा न्यायालय था उसमें क्या हुआ कि सभी कानूनों या नियमों को, मतलब रूल रेगुलेशन की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को अब प्रदान कर दिया गया था। देन उसके बाद हम बात करें 1813 का चार्टर एक्ट, तो इसमें हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब पहले क्या था कि सिर्फ कंपनी व्यापार कर सकती थी, ठीक है, वहाँ का कोई आम आदमी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन इसको समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को, जो भी अंग्रेज थे, जितने भी यूरोपीय अंग्रेज थे, तो समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट दे दी गई थी, ठीक है। किंतु इसमें क्या हुआ था कि 2 प्रतिबंध लगाए गए थे, मतलब 2 में कंपनी का ही डायरेक्ट शासन कर दिया गया था। उसमें से कौन कौन से थे, चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था, ठीक है। तो चीन के साथ चाय का व्यापार तथा पूर्वी भारत, मतलब कि यूरोप में अफीम का व्यापार शेष बचे थे, ठीक है, जिसमें कंपनी का एकाधिकार था। आप इसमें ऐसे भी याद कर सकते हो चाची, मतलब कि चाय और चीन के साथ इसका सिर्फ एकाधिकार बना रहा, और अदर जो भी एकाधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। मतलब पूरा ओपन कर दिया गया कि हाँ, जितने भी अंग्रेज हैं, जो भी यहाँ आके व्यापार करना चाहे वो कर सकता है, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियाँ बनाई गई। इसी एक्ट के तहत भारतीय राजस्व में क्या कैसे व्यय किया जाएगा, उसके लिए नियम एवं पद्धतियाँ कुछ बनाई गई थी। देन उसके बाद कि इस चार्टर एक्ट ने कलकत्ता, ठीक है, मैंने बताया ना आपको कोलकाता कहीं नहीं मिलेगा, और आप गलती से भी कोलकाता कहीं लिखना भी मत, ठीक है। यदि आप हिस्ट्री लिख रहे हो और इसको लिख रहे हो, ये जो हिस्ट्री के तत्कालिक समय की घटनाएं थी, उनमें से जो नाम थे जैसे आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। आप हालांकि कोष्टक में लिख सकते हो कि वर्तमान नाम कोलकाता, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कोलकाता, ठीक है। हाँ, आपको ये कलकत्ता या बम्बई या मद्रास, ठीक है, क्योंकि अभी इनके नाम चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई गतिविधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। कि क्या किया जाना, मतलब विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी ये विधियाँ बनाई गई थी सरकारों के द्वारा, इनमें अनुमोदन करना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। तो ये रहे बस, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1813 के चार्टर एक्ट से
कि कौन-कौन से व्यापार थे जिसमें कंपनी का एकाधिकार कायम रहा था। तो चाय और मतलब चाय के साथ चाय का और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट, तो उसमें क्या किया गया था, फिर हमारा ये जो कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। सो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये दो एक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट थे हमने आपको समझा दिया है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप, ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो, तथा हाँ साथ साथ अब लॉकडाउन खुल गया है तो अपने सेहत का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंटिन्यू बनाए रखो, ठीक है। धन्यवाद।